देखिएगा, जब हम बात करें इसमें प्रजनन के बारे में तो उसकी एक विधि कौन सी होती है? मुकुलन विधि है। ठीक है, तो मुकुलन विधि में ये जो आपका साइकन होता है, ठीक है, साइकन में नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेसल कोशिकाएं। ठीक है ना, मतलब आधारी कोशिकाएं। ये आधारी कोशिकाएं और साथ में इसमें उपस्थित जो स्पॉन्जोसील होती है, इसमें जो गुहा उपस्थित होती है, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? स्पॉन्जोसील के नाम से जानते हैं। ये स्पॉन्जोसील और साथ में ब्लड वेसल्स वगैरह मिलकर इसमें क्या काम करती हैं? इसमें एक्चुअली स्पॉन्जोसील और ये आधारी कोशिकाएं मिलकर यहाँ पर एक उभार नुमा संरचना बनाना शुरू करती हैं। ठीक है ना, साइकन के किसी भी भाग में क्या बनाना स्टार्ट कर देती हैं? एक उभार बनाना स्टार्ट कर देती हैं, एक मुकुल बनाना स्टार्ट कर देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बड के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? बड के नाम से जानते हैं। ठीक है, बड यानी कि इसको हिंदी में हम बोलेंगे मुकुल। ठीक है ना, जब हम बात करें इस मुकुल की, फिर ये मुकुल धीरे 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 थोड़ा सा बड़ा होता है और देखिए यहाँ डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ये। ठीक है ना, ये इसका पेरेंट साइकन है। पेरेंट साइकन से मतलब होता है पैतृक साइकन। ठीक है ना, ये इस पैतृक साइकन के साथ जुड़ा होता है। ये आप चाहे तो इसको पुत्री साइकन के नाम से जानिए, यानी कि डॉटर साइकन, या फिर यंग साइकन के नाम से भी जान सकते हैं आप इसको। तो ये जो पुत्री साइकन होता है ये हमेशा अपने इस पैतृक साइकन के साथ जुड़ा हुआ रहता है और यहीं पर क्या करता है? धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होता है। डेवलप मतलब उसका वहीं पर धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट होगा। ये जैसे जैसे ये डेवलप होता है, जैसे जैसे इसका और निर्माण ज्यादा होने लगता है, तब जब ये अपने पूरे डेवलपमेंट की चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, ठीक है, तब उस दौरान इसमें क्या होगा? या तो ये अपने इस पैतृक साइकन से टूटकर गिर जाएगा अलग, ठीक, और अलग गिरने के बाद क्या करेगा? एक अपना एक नया ही साइकन बना देगा। तो इस तरह से एक तो इसका प्रजनन हुआ। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है कि अगर ये अपने इस पैतृक साइकन से गिरेगा ना जब, तो इसमें जरूरी है कि इस पुत्री साइकन में ये ऑस्कुलम का निर्माण हो चुका हो। ठीक है, अगर ये ऑस्कुलम का निर्माण नहीं हुआ है तो मतलब कि ये अपने पैतृक साइकन को कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, तो मतलब गिरने से पहले इसमें किसका निर्माण होना जरूरी होता है? ऑस्कुलम का निर्माण होना जरूरी होता है। तो एक तो बात ये रही इसमें, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बडिंग के नाम से जानते हैं, मतलब मुकुलन विधि। मुकुलन विधि मतलब जिसमें किसका निर्माण होता हो? मुकुल का। मुकुल का निर्माण होना मतलब फॉर्मेशन ऑफ बड। ठीक है ना, तो ये विधि समझ में आई सभी को, है ना। एक और प्रजनन की विधि होती है जिसका नाम होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब इसे हम बोलते हैं पुनरोद्भवन। किस नाम से जाना जाता है? पुनरोद्भवन के नाम से जाना जाएगा। अब ये पुनरोद्भवन क्या होता है समझिएगा। सपोज कीजिए आपने कभी इस साइकन को इस तरह तोड़ दिया, काट दिया, ठीक है, और इसको अलग कर दिया, तब आप लोग देखोगे कैसे हुआ भाग का जुड़ना, कटे हुए भाग का जुड़ना। रीजनरेशन नहीं बेटा, वो नहीं होगा कटे हुए भाग का जुड़ना, नहीं, गलत। देखिए जब हम बात करें पुनरोद्भवन की, आप लोगों ने देखा होगा पुनरोद्भवन का जब भी एग्जाम्पल हम लोग सेट करते हैं तो हम देते हैं छिपकली की पूंछ का। ये कहा जाता है छिपकली में पुनरोद्भवन की क्षमता होती है, मतलब उसमें पूंछ दोबारा आ जाती है। जनरेशन मतलब किसी चीज का निर्माण होना। री, इसमें री लग चुका है, मतलब इसमें पुनः दोबारा किसी चीज का निर्माण होना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं पुनरोद्भवन की। पुनरोद्भवन में क्या है, अगर आप गलती से आप लोग या कभी ये खुद अपने आप इसका कभी कोई भाग कट जाए, गिर जाए, तब उस वक्त कटा हुआ भाग जो होता है वो हमेशा अपने पूरे साइकिल में बदल जाता है। कटा हुआ भाग हमेशा बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, मतलब समझिएगा,
ये जो साइकन होती है, साइकन की मुझे अब भाई आप लोग जानते हैं कि सभी चीजें जो है किससे मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो ये जो साइकन होता है इसकी कोशिकाएं जो हैं वो एक्चुअली पूर्ण शतक्त होती हैं। कैसी होती हैं? पूर्ण शतक होती हैं। पूर्ण शतक मतलब टोटीपोटेंट होती हैं। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है क्लास समझिएगा। वैसे तो खैर टोटीपोटेंट के ऊपर आप लोगों का पेपर 3rd जो है उसमें अपना एक टॉपिक है, अच्छा खासा टॉपिक है, ह्यूज टॉपिक है ना। लेकिन इतना समझ लीजिए टोटीपोटेंट मतलब होता है पूर्ण शतक। उसमें सारी शक्तियां होती हैं, नाम में छुपा हुआ है। पूर्ण माने पूरी तरह, शतक मतलब शक्तियां। वो कभी भी कोई भी सेल का निर्माण कर लेती है, और मतलब कोई भी सेल बनी है मतलब कि वो बाद में किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर लेगी। यही तो मतलब हुआ पूर्ण शतक का मतलब। तो आपने जो भी भाग का कट हुआ है इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं? पूर्ण शतक्त हैं। पूर्ण शतक्त होने की वजह से वो अपने पूरे साइकिल में फिर से बदल जाएगी। ठीक है। टोटीपोटेंट सेल का मतलब क्या होता है कि वो आगे चलकर किसी भी कोशिका को बना लेती है। जबकि आप लोग जानते हैं जब हम फर्स्ट ईयर में आपका सेकंड पेपर पढ़ाया जाता है जिसमें ये सब आता है हमारे राइबोसोम्स, ये सब सेकंड पेपर जो है उसमें बताया जाता है श्वान और श्लीडेन के बारे में, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। यही कहा जाता है ना कोशिका सिद्धांत में। और ये 1 नंबर का सवाल आता है कभी कभी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो श्वान और श्लीडेन ने दिया था। ठीक है ना। तो श्वान और श्लीडेन ने क्या कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पुरानी कोशिकाएं मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होगा, जो पहले से मौजूद है उसी के जैसी कोशिका का निर्माण होगा। ऐसा कोशिका सिद्धांत कहता है हमारा, है ना। लेकिन जब हम बात करें पूर्ण शतक्त की, तो पूर्ण शतक्त मतलब ये हर तरीके की सेल बना लेगा। ठीक है। सपोज कीजिए ये इसने इस टाइप की कुछ सेल्स बनाई, अलग अलग सेल्स। ठीक है ना। अब हमारा कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि इस पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होगा, मतलब ये अपनी ही जैसी कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ठीक है ना। अपनी ही जैसी कोशिका, ये कभी भी इसके जैसी कोशिका का निर्माण नहीं करेगा। ठीक। ये अपनी ही जैसी कोशिकाओं का निर्माण करेगा। लेकिन जो पूर्ण शतक कोशिकाएं होती हैं वो हर प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। ठीक है ना। ये अंतर होता है पूर्ण शतक में। तो पूर्ण शतक किसी प्रकार की कोशिका का निर्माण करने के बाद अब कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है तो जाहिर सी ऊतक बनेंगे, ऊतकों से अंग बनते हैं और अंग से अंग तंत्र का विकास होता है। समझ में आ रहा है ये सब चीज? प्रजनन हाँ या ना? समझ में आ रहा है? चलिए, ये बात रही इसमें पुनरोद्भवन की। पुनरोद्भवन मतलब कटा हुआ भाग जो था फिर से वो दोबारा से बन गया, है ना। नाम से पता चल रहा है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे प्रजनन क्लियर होगा आई थिंक। आगे बात कर लेते हैं। एक खास बात और होती है कि ये साइकन जो होते हैं क्लास, ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं? हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट मतलब उभयलिंगी। कैसे होते हैं? ये उभयलिंगी होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि उभयलिंगी का मतलब क्या होता है। तो उभयलिंगी मतलब एक ही जंतु में नर व मादा दोनों का पाया जाना। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी। ठीक है। देखिए उभय मीन जो होता है, आप कभी भी देखिएगा उभय का मतलब हो जाता है दोनों। ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं ना, जब हम उभयचर के बारे में बात करते हैं, एम्फीबिया के बारे में बात करते हैं, है ना, तो उभयचर के बारे में हम क्या बताते हैं कि कैरेक्टर, कि वो दोनों जगह रह सकता है, जल और थल दोनों में। यही बात बताते हैं हम कि कैरेक्टर में हमेशा, है ना। तो उभय का मतलब होता है हमेशा दोनों। और वहीं अगर मैं बात करूं उभय लिंगी का मतलब दोनों लिंग उपस्थित होते हैं इसमें। मतलब इसमें
मेल भी होगा और फीमेल। इसमें मेल फीमेल एक ही जंतु के अंतर्गत पाए जाएंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए, यहाँ कंप्लीट होता है आपका साइकन। अब हम आगे बात करेंगे ओवेलिया। देखिए क्लास, जब हम बात करें ओबेलिया के बारे में, ठीक है, तो ओबेलिया जो है वो किसमें आता है? संघ सीलेंट्रेटा में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि सीलेंट्रेटा में हम किसी भी जंतु को क्यों रखते हैं? तो सीलेंट्रेटा में हर वो जंतु आएगा जिसमें सिर्फ एक ही गुहा उपस्थित होती है। ये सीलेंट्रेटा जो वर्ड है ना, इसका मतलब हो जाता है ऐसे जंतु जिनमें सिर्फ एक ही गुहा उपस्थित होती है, जिन्हें हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, कैविटी मतलब होता है गुहा। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं कुछ जठर करे, कुछ बोला जाता है इसे हिंदी में, क्या बोलते हैं? जठरवाही गुहा। इसे हिंदी में बोला जाता है जठरवाही गुहा। ठीक है ना, मतलब सिर्फ इसमें क्या चीज उपस्थित होती है? एक ही गुहा उपस्थित होती है, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। वहीं अगर हम बात करें आपके वर्ग हाइड्रोजोआ के बारे में, तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ मतलब ये हमेशा क्या करते हैं? आपके पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुस्वरूपता प्रदर्शित करते हैं। इसके जंतु जो हैं वो क्या चीज प्रदर्शित करते हैं? बहुस्वरूपता प्रदर्शित करते हैं। मतलब जेलीफिश, हाँ कह सकते हो, ओबेलिया में वही आते हैं, बट जेलीफिश के अलावा भी आते हैं इसमें, जेलीफिश के अलावा। ठीक है, वही बताया जा रहा है पॉलीमॉर्फिज्म में कि इसके जंतु जो हैं वो क्या चीज प्रदर्शित करते हैं? बहुस्वरूपता प्रदर्शित करते हैं। पॉली, पॉली मीन होता है ज्यादा, रूप, रूप मतलब इसके एक से ज्यादा रूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात की जाए तो इसमें एक तो होता है आपका पॉलिप फॉर्म, मेड्यूसा, एंड हाँ भाई, एक होता है आपका हाइड्रेंथ। ठीक है ना,
मतलब कहने की ये है कि इसके अपने 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक होता है पॉलिप, एक मेड्यूसा और एक हाइड्रेंथ फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है क्लास? ओबेलिया जो है वो एक्चुअली निवह में रहने वाला जंतु है। निवह समझते हैं आप? निवह मतलब कॉलोनी में रहने वाला जंतु होता है, ठीक है ना। निवह को इंग्लिश में हम कॉलोनी बोलते हैं। तो निवह में रहने वाला जंतु होता है, तो इसकी जो पूरी निवह है, जो इसकी पूरी कॉलोनी है, वो हमेशा अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर रहती है? या तो पॉलिप पर निर्भर रहेगी पोषण के लिए, या फिर हाइड्रेंथ पर निर्भर रहती है। अब ये हाइड्रेंथ पर किस तरह निर्भर रहती है और क्यों निर्भर रहती है, वो भी डायग्राम के थ्रू बताया जाएगा, ठीक है। वहीं जब हम बात करें इनमें प्रजनन के लिए, ठीक है, तो इनमें जब हम बात करें आपका लैंगिक प्रजनन, चलो लैंगिक प्रजनन के बारे में बात कर लेते हैं। ये लैंगिक प्रजनन के लिए हमेशा डिपेंड रहती है मेड्यूसा रूप में, ठीक है ना। ये लैंगिक प्रजनन कब करेगी? जब इसका मेड्यूसा रूप होगा, ठीक। वहीं ये अलैंगिक प्रजनन के लिए किस पर निर्भर रहती है? पॉलिप फॉर्म पर। पहली बात, तीनों टर्म समझ में आए? तीनों टर्म मतलब ये तीनों ही रूप देखने को मिलते हैं ओबेलिया की कॉलोनी में, ठीक है। ये अपनी पूरी कॉलोनी में ये 3 रूप प्रदर्शित किया करती है, पॉलिप, मेड्यूसा एंड हाइड्रेंथ। आप हाइड्रेंथ को एक बार को छोड़ भी दें तो कभी कभी ये वाइवा में पूछा जाता है कि पॉलिप और मेड्यूसा में अंतर क्या होता है और ये होते क्या है। तो पॉलिप और मेड्यूसा ओबेलिया के ही जंतु हैं, ठीक है ना। ओबेलिया के ही ये दोनों रूप होते हैं, मेड्यूसा और पॉलिप। इन दोनों में जो खास अंतर है वो सिर्फ एक होता है, पॉलिप जो है ये स्थानबद्ध होता है। कैसा होता है? स्थानबद्ध हुआ करता है। जबकि मेड्यूसा जो है ये स्वतंत्र जीवी होता है, जैसे जेलीफिश बताते हैं ना वैसे। तो मेड्यूसा कैसा है? स्वतंत्र जीवी है, और पॉलिप जो है वो स्थानबद्ध होता है, ठीक है। ये इसका की कैरेक्टर है पॉलिप और मेड्यूसा का। कभी भी कोई भी आपसे अंतर पूछे, वाइवा में बहुत पूछा जाता है पॉलिप और मेड्यूसा में अंतर, अभी नहीं तो बाद में आप लोग अगर हाई स्टडीज करते हैं तो ये क्वेश्चन आता ही आता है सभी की लाइफ में, ठीक है। तो ये बात रही कि ये हाइड्रोजियो में क्यों रखते हैं इसे हम, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, बहुस्वरूपता शो की करता है ये, ठीक है। वहीं नेक्स्ट इज हाइड्रोइडिया। हाइड्रोइडिया में से हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें पॉलिप फॉर्म जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी फॉर्म? पॉलिप फॉर्म जो है, पॉलिप रूप जो है वो इसमें ज्यादा मुख्य होता है एज कंपेयर टू मेड्यूसा। ये आप लोगों को जब इसके बारे में बताया था सीलेंट्रेटा निडेरिया का क्लासिफिकेशन, तब बताया गया था वर्गों में अंतर। जिसने भी ऑनलाइन क्लास ली होगी थोड़ा बहुत तो याद होगा ही एटलीस्ट, है ना। उपगण लेप्डोमेड्यूसी एंड वंश आपका ओबेलिया, ठीक। देखिए जब हम बात करें लेप्टोमेड्यूसी की, तो लेप्टोमेड्यूसी में हम किसी जंतु को इसलिए रखते हैं क्योंकि इसकी ये जो हाइड्रेंथ होती है ना, उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है जिसे हम बोलते हैं थीका। थीका नाम का एक आवरण चढ़ा रहता है, इसीलिए हम उसको किस में रखते हैं? उपगण लेप्टोमेड्यूसी में रखा जाता है। क्लियर? क्लियर है ना सभी स्टूडेंट्स को? यस और नो में जवाब तो दिया करो, हाँ या ना। देखो क्लास, कहीं भी कोई भी परेशानी आती है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कीजिए। मैं फिर से रिपीट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग पूछोगे तब। यस मैम, गुड। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके संरचना के बारे में।
ठीक है क्लास, तो आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिए, इसके बारे में कल बात करेंगे हम, ठीक है मैम? कट कर दीजिए।